नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 अगस्त 2024 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो, आपसे क्षमा चाहता हूँ। राजेंद्र नगर में उस ट्रेजिडी के बाद जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसके कारण थोड़ा अपना डिस्कशन का साइकिल बिगड़ गया। 2 दिन डिस्कशन हो नहीं इसकी प्रोटेस्ट की वजह से, और उसके बाद 1-2 दिनों से लेट भी हो रही है। लेकिन कल से हम इसे थोड़ा जल्दी करेंगे और बस अब सुचारू रूप से चलेगा। कुछ बच्चों का ये कहना था जो मेंस लिख रहे हैं कि सर कोट एक बार हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, करते रहेंगे हम कोट, कभी एथिक्स के एग्जाम्पल जो मेंस में यूज़ हो सकते हैं वो सब हम करते रहेंगे। कल से स्टार्ट कर लेंगे फिर से। आज 3 इश्यूज हम मेनली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर भी जाएंगे अब रशिया जाने के बाद में, एक बैलेंस करने के लिए। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस से सी राजामोहन का आर्टिकल है। फिर आज तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी है, आज 1 अगस्त है, तो उनसे संबंधित एक डिटेल्ड आर्टिकल है। यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, तिलक और गांधी के विचारों को आपस में मैच कीजिए, डिफरेंसेस बताइए, तो ये भी डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे इस बार वित्त मंत्री ने जो बजट में घोषणा की ना, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से संबंधित, तो ये इशू भी हम डिस्कस करेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से सी राजामोहन का है। आर्टिकल का टाइटल है, यूक्रेन वार ने क्यों इंडिया और यूरोप को एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट बना दिया है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे। उस समय थोड़ी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई थी। वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके यूएसए ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की थी। उन्होंने बोला था, एक तरफ देखो इंडिया की दोस्ती हमारे साथ बढ़ रही है और इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऐसी सिचुएशन में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया का रशिया के साथ में एंगेज करना और प्रधानमंत्री मोदी का रशिया की यात्रा पर जाना ठीक नहीं था। बदले में देखो, इंडिया ने भी बोल दिया, हमारे पास भैया राइट टू चॉइस है, हम किसके साथ दोस्ती करें किसके साथ ना करें, आपको क्या लेना देना। लेकिन देखो, कहने की अलग बातें हैं, बट ऐसा लग रहा है कि इंडिया अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब जल्द ही यूक्रेन की यात्रा पर भी जाएंगे ताकि थोड़ा बैलेंस किया जा सके। रशिया चले गए, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन नहीं गए, ऐसा संकेत ना जाए। बट देखो, सी राजामोहन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ना, अभी तक यूक्रेन वार की जो डिस्कशन हुई है ना हमारे देश में, इस प्रकार से डिस्कशन ज़्यादा हुई है, डिस्कोर्स ऐसा सेट हुआ है कि एक तरफ हमारा पुराना मित्र है रशिया, उसके साथ में एंगेज करना, उसका साथ देना युद्ध की सिचुएशन में, और दूसरी तरफ वेस्ट का हमारे ऊपर में प्रेशर है कि आप यूक्रेन इश्यू पे हमारा साथ दो। तो इंडिया दोनों के बीच में फंसा हुआ है। बट देखो, डिस्कोर्स ये लिमिटेड है, आप इसको ना थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखिए। यूक्रेन वार एक प्रकार से इंडिया को मौका देता है यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक मैटर्स में और ज्यादा गहराई से कोऑपरेट करने के लिए। मतलब यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, यूरोप के साथ में अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और ज्यादा इंडिया मजबूत बनाए, ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए यूक्रेन वार। इस एस्पेक्ट पे हमारे देश में मीडिया ने ज्यादा फोकस नहीं किया है। देखो, आपको भी याद होगा 18th सेंचुरी में किस प्रकार से यूरोपियन पावर्स हमारे देश में आई और यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ी भी। यहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में लड़ाई हुई। ऐसे ऐसे यूरोपियन पावर्स हमारे देश में लड़ी, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि आस पड़ोस के देशों में। बाद में फिर ये देश बने अलग अलग, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार। तो आज का जो एशिया का जो स्वरूप है ना, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन पावर्स के बीच की लड़ाई का रिजल्ट है। मतलब उस समय यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसा था, कौन ज्यादा पावरफुल है, फ्रांस या फिर यूके, इन सब चीजों का ना हमारे देश की सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता था। इवन आजादी से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में 10 लाख भारतीय सोल्जर्स इंग्लैंड की तरफ से हिस्सा लेने के लिए गए, और दूसरे वर्ल्ड वार में हमारे देश से 20 लाख सोल्जर्स यूके, इंग्लैंड की तरफ से हिस्सा लेने गए। तो उस समय सीधा सीधा लिंक था यूरोप में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ इंडिया। लेकिन बाद में देखो, देश आजाद हो गया और इंडिया ये चाहता था कि अब देखो, थोड़ा डर भी था कि दोबारा कॉलोनी ना बन जाए,
तो उस समय इंडिया ने फिर बहुत ज़्यादा रिलेशंस रखे नहीं यूरोप से। बेशक इंडिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहा, लेकिन ज़्यादा रिलेशंस खास करके सिक्योरिटी मैटर्स में इंडिया ने यूरोप के साथ में नहीं रखे। लेकिन देखो इतना ज़रूर है कि पिछले कुछ समय से इंडिया ने ना यूरोप के साथ में पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट किया। आज के समय में यूरोप इंडिया का एक लीडिंग इकोनॉमिक पार्टनर है। इंडिया यूरोप से टेक्नोलॉजी ले रहा है, सिविलियन टेक्नोलॉजी भी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी। बट हाँ, यूरोप की पीस एंड सिक्योरिटी में इंडिया का जो एंगेजमेंट था वो पेंडिंग था, जो अब देखो पूरा हो रहा है यूक्रेन वार के कारण। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर कैसे, मतलब यूक्रेन वार के कारण इंडिया का यूरोप की पीस एंड सिक्योरिटी में एंगेजमेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, इंडिया ने पहले भी रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस लाने की बात कही। इंडिया ने बोला कि हम मीडिएशन करवा सकते हैं, और अब एक बार फिर से, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे और अब यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे, तो इस दौरान भी इंडिया पीस की शुरुआत कर सकता है, पीस का इनिशिएटिव ले सकता है। लेकिन इंडिया पीस नहीं ला पाएगा, ये बात राइटर भी मानते हैं कि इंडिया पीस नहीं ला पाएगा। इंडिया पीस इसलिए नहीं ला पाएगा यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्योंकि ना अब स्टेटस को टाइप चल रहा है। युद्ध नहीं खत्म होने वाला है नियर फ्यूचर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध एकदम से भड़क भी जाएगा। स्टेटस को टाइप चल रहा है और कोई भी देश युद्ध खत्म करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। खास करके ना यूएसए के इलेक्शन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं दोनों देश, कौन जीतता है। जैसे ट्रंप जो हैं अगर जीतते हैं तो ट्रंप ने तो साफ साफ बोल रखा है कि हम यूक्रेन को मदद कम कर देंगे। इवन कमला हैरिस जीती तो भी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। तो मतलब रशिया यूक्रेन दोनों एक बार ना यूएसए के इलेक्शन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो युद्ध तो खत्म नहीं होने वाला है। बट हाँ, इंडिया लिमिटेड कोशिश कर सकता है। लिमिटेड कोशिश करना भी अपने आप में एक अहम स्टेप है, यूरोप की पीस एंड सिक्योरिटी के साथ में एंगेजमेंट करना। अगर देखो वैसे वार खत्म होता है ना दोनों देशों के बीच में, तो इंडिया को फायदा है, काफी फायदा है। कैसे फायदा है मैं आपको बताता हूं। देखो एक तो यूक्रेन रशिया वार के कारण इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। जरूरी जो चीजें हैं ना, जैसे फर्टिलाइजर हैं, इनके दाम बढ़ गए हैं। फूड ग्रेन के दाम बढ़ गए हैं। जैसे वीट एक्सपोर्ट करते हैं काफी ज्यादा यूक्रेन और रशिया, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी चीज, यूक्रेन वार का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप जानते हो कौन है? चाइना। चाइना कैसे? जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ, देखो कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है रशिया की चाइना के ऊपर। तो यूएसए बोल रहा है बल्कि यूरोप को कि भैया आप चाइना को क्रिटिसाइज कीजिए कि चाइना क्यों रशिया का साथ दे रहा है इस युद्ध में, क्यों चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यूरोप इस पे डिवाइडेड है। जहां देखो यूएसए यूरोप को यह बोल रहा है कि आप अपने डिफेंस पे खर्चा कीजिए ज्यादा, आप यूक्रेन को ज्यादा सपोर्ट दीजिए और हमें फोकस करने दीजिए चाइना पे। लेकिन यूक्रेन, ये जो यूरोप जो है ना, वो डिवाइडेड है इस इशू पे। यूरोप कैसे डिवाइडेड है? देखो यूरोप के बहुत सारे देश चाइना के साथ में अच्छी खासी एंगेजमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाहते हैं रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इवन देखो नाटो में भी डिवीजन है, जहां फिनलैंड और स्वीडन दो नए देश जिन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया रशियन थ्रेट के चलते। बट टर्की और हंगरी, ये देखो यूक्रेन वार के इशू पे ना अपना ही अलग से रास्ता चूज इन्होंने किया है, अलग से राग ये अलाप रहे हैं, इनका स्टैंड अलग है। तो यूरोप डिवाइडेड है, ये बात सच है। और देखो कुछ एक्सपर्ट्स खास करके फ्रांस से ये बोल रहे हैं कि हमें ना अपनी सिक्योरिटी के लिए अभी यूएसए के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यूरोप को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप करने की आवश्यकता है। हालांकि इस चीज को लेकर भी विभिन्न यूरोपियन कंट्री सहमत नहीं है। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, यूक्रेन की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और पीस के लिए प्रयास करते हैं ना, तो ये एक मेजर स्टेप होगा, एक बड़ा स्टेप होगा यूरोप की पीस एंड सिक्योरिटी के साथ में एंगेजमेंट का। पास्ट में देखो, आपको याद होगा, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं किस प्रकार से इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने ना दूसरे देशों के साथ में अलायंस किया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, रशिया। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इन देशों के साथ में अलायंस किया था इंग्लैंड को हराने के लिए। और
इवन फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट इंडिया ने इस्टेब्लिश की थी काबुल में 1915 में। कुछ शायद राजा महेंद्र प्रताप थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताना ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी 1915 में काबुल में, इसके हेड राजा महेंद्र प्रताप थे या कोई और थे। अब उसके बाद में वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया कि इंडिया से काफ़ी सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया यूके की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये एग्जाम्पल्स एक ही पॉइंट को चिन्हित करते हैं कि पहले इंडिया एंगेज करता था यूरोप की सिक्योरिटी के साथ में, बट बीच में छोड़ दिया। यूक्रेन वार के बाद अब फिर से इंडिया का से हो गया है यूरोप की सिक्योरिटी में। अब ये जो देश है ना, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये ऑलरेडी यूरोपियन सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं, बट अब इंडिया भी हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं अब आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तिलक जी की डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले इनकी डेथ हो गई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शायद लॉन्च हुआ था 5 सितंबर से, ऐसा कुछ है ना। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ साथ आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, पता लग जाएगा अभी तक कितनी हिस्ट्री आपने पढ़ी है। तो 1 अगस्त को इनकी डेथ हो गई थी, तो उसी उपलक्ष्य में ये आर्टिकल आया है। हालांकि इनका बर्थ डेट भी 23 जुलाई को ही था, तो 23 जुलाई भी हाल ही में गया है, यानी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों नज़दीक नज़दीक हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करें, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तिलक जी का जन्म ना 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम था गंगाधर तिलक। ये एक संस्कृत स्कॉलर और टीचर थे, और बचपन से ही देखो तिलक जी को ना पढ़ाई का बहुत शौक था। तिलक जी ने ना डेक्कन कॉलेज से संस्कृत और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन हासिल की, और कॉलेज में उनकी मुलाकात गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर से हुई, जो बाद में इनके गहरे साथी बन गए, गहरे दोस्त बन गए। कॉलेज से पास आउट होने के बाद ना तिलक जी ने यह महसूस किया, देखो भारत को बेहतर अगर बनाना है ना, तो बेहतर शिक्षा की जरूरत है। तो उन्होंने ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। अगर यूपीएससी पूछ ले प्री में, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने अपने साथियों के साथ मिलकर, इनके साथी जैसे गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। अब ये स्कूल देखो इतना सक्सेसफुल हो गया, फिर ना इस स्कूल की सफलता के बाद 1884 में बाल गंगाधर तिलक ने ना एक सोसाइटी बना दी पूरी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब इस सोसाइटी ने फिर स्कूल्स भी ओपन किए बाद में, और कॉलेज भी ओपन किए। जैसे पुणे में एक बहुत फेमस कॉलेज है, आप में से कोई इस कॉलेज का होगा शायद, फर्गुसन कॉलेज जो है ना पुणे का फेमस है, वो तिलक जी ने ही स्थापित किया था अपने साथियों के साथ मिलके। एक बार जब देखो ये फर्गुसन कॉलेज को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा ना, तो तिलक जी ने अपनी पर्सनल ज्वेलरी तक बेच दी, ये इंश्योर करने के लिए कि कॉलेज चलता रहे, कॉलेज की पढ़ाई ना रुके। तो ये देखो एथिक्स में हम एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि उनकी ना एजुकेशन के प्रति डेडिकेशन इससे दिखती है। इवन देखो तिलक जी ने ना जर्नलिज्म की दुनिया में काफ़ी क्रांतिकारी काम किया। उनका ये मानना था कि जर्नलिज्म जरूरी है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो उन्होंने ना 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए उस समय। एक तो केसरी स्टार्ट किया, ये मराठी में स्टार्ट किया था, और इसके अलावा महारथा या मराठा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ये स्टार्ट किया था इंग्लिश में। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि मराठा न्यूज़पेपर नाम है तो ये मराठी में ही होगा, नहीं, ये इंग्लिश में था। एक इंटरेस्टिंग किस्सा देखो केसरी न्यूज़पेपर से जुड़ा है। जब तिलक जी ने पहली बार केसरी पब्लिश किया ना, तो उन्होंने अखबार के नाम के नीचे लिखा केसरी शेर होता है, और ये अखबार भी शेर की तरह निडर होगा। तो ये अखबार उनकी निडरता का सिंबल बन गया, और इन अखबारों के थ्रू वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। इसके अलावा देखो तिलक जी ने 1905 में ना स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया। जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है ना, हंस ओजम, ये कहते हैं तिलक की जो स्टोरी है ना, वही स्टोरी इंडिया के स्वराज की भी है। तिलक जी ने 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने
लोगों से आह्वान किया कि वो जो विदेशी वस्तुएं हैं ना उनका बायकॉट करें, विदेशी वस्तुओं का यूज ना करें, इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाए। एक बार ना तिलक जी ने एक पब्लिक मीटिंग में अपने इंपोर्टेड कोट को उतार के जला दिया था और कहा, देखो मैं खुद से शुरुआत कर रहा हूं, हमें अपने देश के लिए त्याग करना होगा। वैसे एक बात आपको बताऊं, अभी जैसे जो ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट चल रहा है ना, जो ट्रेजेडी हुई उसके बाद से, अब देखो जब मैं वहां पे जाता हूं ना तो एक चीज नोटिस होती है कि यूनिटी की बहुत कमी है। यूनिटी की कमी मतलब डिमांड्स को लेके कई बार एकजुटता नहीं है। अब दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो 1857 की क्रांति इसीलिए फेल हुई थी क्योंकि एकजुटता नहीं थी, कॉमन गोल नहीं था, करना क्या है। सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, ब्रिटिशर्स ने कुचल दी वो मूवमेंट। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे ना अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक तरफ यूपीएससी एस्पायरेंट हैं। अब यूपीएससी एस्पायरेंट्स आपको भी पता है, देखो एक लेवल के बाद ना पढ़ाई में वो लग जाते हैं और ज़रूरी भी है। यूपीएससी एस्पायरेंट अपना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता है, वक्त लेके आता है बेचारा यूपीएससी एस्पायरेंट, घर से मुझे 1 साल दे दो, मुझे 2 साल दे दो, तो वो एक लेवल के बाद में धरने पर नहीं बैठ सकता। और खास करके राजेंद्र नगर में तो वो क्यों ही बैठेगा एक लंबे समय तक, जहाँ पे उसको रहना ही नहीं है। 1 साल के लिए आया है, कोई 2 साल के लिए आया है, वहाँ से वो चला जाएगा, उसको राजेंद्र नगर से क्या प्यार है। लेकिन लोकल डिमांड्स कई बार ऐसी है कि राजेंद्र नगर में वहाँ पे जो सीवरेज प्रॉब्लम ठीक करो, ठीक है प्रॉब्लम, ये डिमांड सही है, सीवरेज प्रॉब्लम ठीक करो, बट क्या ये जो डिमांड है सभी यूपीएससी एस्पायरेंट की है? नहीं है। राजेंद्र नगर यूपीएससी एस्पायरेंट तो पूरे देश में फैले हुए हैं, वो सिर्फ राजेंद्र नगर में थोड़ी ना है। राजेंद्र नगर में तो वही लोग जा पाते हैं जिनके पास में ज़्यादा पैसे हैं। ये पॉइंट मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि देखो 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, तो उस समय एक डिबेट थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मॉडरेट्स कह रहे थे कि इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को ना बंगाल तक रखा जाए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ये बोल रहे थे कि नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है, इसे हम पूरी देश में स्प्रेड करते हैं, बंगाल के बाहर भी लेकर जाते हैं। तो देखो वही पॉइंट है इस प्रोटेस्ट में भी। ये जो हादसा हुआ ना, इसके बाद ये सिर्फ राजेंद्र नगर का इशू नहीं है कि हाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हो गया, ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स का इशू है, ना कि सिर्फ दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर का। सबसे पहली चीज़ जिस पे फोकस है ही कि जो विक्टिम्स हैं उनको उचित कंपनसेशन, ये तो देखो सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन उसके बाद सिर्फ डिमांड्स को, राजेंद्र नगर में सीवरेज प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए, इंफ्रा ठीक होनी चाहिए, उससे बढ़ के मैं बोलता हूँ आप ये चीज़ें ऐड करो कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो मेंस क्लियर करें उनके लिए वैकेंसीज वाला इशू होना चाहिए। और यूपीएससी वैकेंसी कम क्यों निकालती है जबकि इतनी सारी पोस्ट आईएएस आईपीएस की खाली रहती है, यूपीएससी में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ये डिमांड्स होनी चाहिए थी। मैं सोच रहा हूँ अलग से इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि यूपीएससी एस्पायरेंट्स जागरूक हों, क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट सिर्फ दिल्ली में थोड़ी ना रहते हैं, वो भी सिर्फ एक राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में अलग से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। चलो फिर से तिलक जी पे आते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के अलावा देखो 1916 में इन्होंने ना होम लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारत को सेल्फ गवर्नेंस दिलवाना। ये मूवमेंट देखो इतना पॉपुलर हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय काफ़ी डर गई थी। कल्चरल रिवाइवल पे भी तिलक जी ने काफ़ी फोकस किया। उन्होंने बोला कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, मतलब स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। तिलक जी ने इंडियन कल्चर को रिवाइव करने के लिए ना गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती, इन फेस्टिवल्स को ना पब्लिकली सेलिब्रेट करवाना स्टार्ट किया। तो ये दिवस जो थे ना वो पब्लिक सेलिब्रेशंस में तब्दील हो गए। पहले इतना गणेश चतुर्थी पे जितना धूमधाम से बनाया जाता है ना, खास करके महाराष्ट्र में पहले नहीं बनाया जाता था, तो इन्होंने ना गणेश चतुर्थी को नेशनलिज्म से लिंक कर दिया था। पेट्रोटिज्म जगाने का एक तरीका बन गया गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे मौके। एक बार ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस को रोकने की कोशिश की। तिलक जी ने उनसे कहा ये हमारी संस्कृति है और हम इसे मनाएंगे अपने तरीके से, आप हमें रोक नहीं सकते। और देखो तिलक जी, अगर यूपीएससी पूछ ले तिलक जी ने ये स्लोगन कब दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन देखो उन्होंने ना 1907 में, ये स्लोगन उन्होंने 1907 में कैलकाटा सेशन में दिया था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था ना कलकत्ता में 1907 में, तब उन्होंने ये स्लोगन दिया था और उस समय बहुत फेमस हुआ था ये स्लोगन। 1882 में और 1919 में हंटर कमीशन के सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल ब्लूप्रिंट भी तिलक जी ने प्रेजेंट किया था, वो एजुकेशनिस्ट थे। इसके अलावा देखो जो तिलक जी थे ना, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक बहुत महान स्कॉलर भी थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द ओरियन 1893 में एक बुक आई थी, तो इन्होंने ना वेदों की एंटिक्विटी को प्रूव करने की कोशिश की थी इस बुक के थ्रू। मतलब कि जैसे देखो वेदों में जो एस्ट्रोनॉमी का जिक्र है उसका एनालिसिस करना, वेदों में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों का जो समूह के बारे में बताया गया है उसे मॉडर्न टाइम से रिलेट करके बताना, ये सब चीज़ें। इसके अलावा उनका एक और काम है आर्कटिक होम इन द वेदास। 1903 में इन्होंने ये लिखा था द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि आर्यंस नॉर्थ पोल से आए थे। इसके अलावा 1915 में उन्होंने गीता रहस्य भी लिखा। ये इन्होंने ना जेल में लिखा था। इसमें उन्होंने भगवत गीता की नई इंटरप्रिटेशन दी। एक इंटरेस्टिंग बात देखो ये है कि जब तिलक जेल में थे ना, तब उन्हें सिर्फ एक पेंसिल और कुछ पेजेस दिए गए थे और उन्होंने गीता रहस्य को छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम जगह में आ सके। मतलब पेजेस की उनके पास भारी कमी थी जेल में। वैसे देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस में तिलक जी ना एक्सट्रीमिस्ट विंग के लीडर थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश से लड़ने के लिए ना एग्रेसिव तरीके अपनाने चाहिए। दूसरी तरफ मॉडरेट्स विंग में जो लीडर्स थे ना, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश से बातचीत करके अपना काम निकलवाया जा सकता है, ब्रिटिशर्स मान जाएंगे। लेकिन तिलक इत्तेफाक नहीं रखते थे इस चीज़ से। और जैसा कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1907 के कांग्रेस सेशन में ना एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो डिवीजन था ना और ज़्यादा क्लियर हो गया। सेशन इतना हीटेड हो गया था कि तिलक जी को स्टेज से हटा दिया गया और इस घटना ने कांग्रेस को ना 2 पार्ट्स में बांट दिया। बाद में 1916 में तिलक जी ने कांग्रेस को रीयूनाइट करने में मदद की। उन्होंने कहा था, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, स्वराज। और कई बार इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, गांधी जी के साथ विचारों में कैसे डिफरेंसेस थे तिलक जी के, गांधी जी के साथ कैसे रिश्ते थे। तिलक जी और गांधी जी के ना आइडियाज अलग थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की ना बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी ने ना तिलक जी को अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। एक बार गांधी जी ने कहा था, तिलक महाराज ने हमें सिखाया है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया है निष्काम सेवा इसे पाने की कुंजी है। मतलब स्वराज तो पाके रहेगी जनता, लेकिन उसके लिए ना सेल्फलेस सर्विस करते जाओ। जब देखो 1920 में तिलक जी की मृत्यु हुई तो गांधी जी ने ना उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, तिलक महाराज का जाना एक युग का अंत है। लास्ट में मैं आपको गांधी और तिलक के बीच में विचारों में जो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज थी वो भी बता देता हूँ। सिमिलरिटीज तो देखो सीधी सीधी हैं। दोनों स्वराज चाहते थे, मतलब दोनों का अल्टीमेट गोल था सेल्फ रूल। स्वदेशी का सपोर्ट दोनों करते थे, फॉरेन गुड्स का विरोध दोनों करते थे, दोनों मास मोबिलाइजेशन में यकीन रखते थे, मास मूवमेंट्स में यकीन रखते थे। दोनों का फोकस कल्चरल रिवाइवल पे था कि भारत का जो कल्चर है उसे रिवाइव किया जाए। तो ये तो सिमिलरिटीज़ हैं। डिफरेंसेस काफ़ी हैं। स्ट्रगल के अप्रोच में डिफरेंस है। तिलक जी थोड़े एग्रेसिव नेशनलिज्म में विश्वास करते थे और गांधी जी नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे। रिलीजियस पर्सपेक्टिव, तिलक जी थोड़े हिंदू ट्रेडिशंस और हिंदू सिंबल्स का ज़्यादा यूज़ करते थे और गांधी जी का फोकस अक्सर सर्वधर्म समभाव पे ज़्यादा होता था, ऑल रिलीजन्स इक्वल, उस टाइप में ज़्यादा। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, सोशल रिफॉर्म्स के लिए ना तिलक जी उतने वोकल नहीं थे, कुछ मामलों में कंजर्वेटिव थे, जैसे कम एज में शादी को लेके। गांधी जी सोशल रिफॉर्म्स जैसे अनटचेबिलिटी का एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा जोर देते थे। इकोनॉमिक विजन, तिलक जी देखो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते थे। जैसे जिस चीज़ ने यूरोपियन कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाया इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में भी आना चाहिए। लेकिन गांधी जी वो देखो थोड़ा विलेज बेस्ड इकोनॉमी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा प्रेफर करते थे। गांधी जी का मानना था कि हर एक गांव अपने आप में ना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए।
तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। एक फेमस किस्सा है, जाते जाते वो भी बता देता हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था ना, तो कुछ ही दिनों पहले तिलक जी की डेथ हुई थी, तो कुछ लोगों ने ना गांधी जी को बोला कि ये सेम तरीका तिलक जी का भी था। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि नहीं, तिलक जी और मेरा लक्ष्य सेम था, स्वराज, लेकिन तिलक जी के सपनों को मैं अपने तरीके से पूरा कर रहा हूं। ये गांधी जी का रिप्लाई था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया तिलक जी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्लान से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बजट में हमारे वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी, अब इंडिया ना प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेस्ट करेगी और स्टडी करेगी, ताकि इनका यूज किया जा सके बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है? देखो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ना न्यूक्लियर पावर का ना एक इनोवेटिव अप्रोच है। आप कह सकते हो ये जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट लगते हैं, उनके छोटे वर्जन हैं। इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की जो कैपेसिटी है ना, 10 मेगावाट से लेके 10 मेगावाट इलेक्ट्रिकल से लेके 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल तक हो सकता है। आप बोलोगे सर ये मेगावाट यूज करते थे, मेगावाट इलेक्ट्रिकल क्यों बोल रहे हो? मेगावाट देखो आमतौर पे ना थर्मल पावर को इंडिकेट करने के लिए यूज कर लिया जाता है, और मेगावाट इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ये डिफरेंस है बस। बिजली है तो उतनी। तो समझ गए, जो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उनकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल तक होती है, लेकिन इन छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की जो कैपेसिटी होगी 10 से लेकर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल के बीच में। फीचर्स की बात करें, ये छोटे छोटे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होंगे ना, साइज बहुत छोटा, ट्रेडिशनल रिएक्टर्स के मुकाबले में साइज काफ़ी छोटा। पार्ट्स जो है ना इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के, इनको फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाएगा और जिस जगह पे ये स्टैब्लिश होगा वहाँ पे उनको असेंबल कर लिया जाएगा। जबकि एक बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टैब्लिश करना बहुत तामझाम लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और फ्यूल, इसमें देखो फ्यूल जो है ना वो लो इनरिच्ड यूरेनियम यूज होगा। तो ये हमने बेसिक समझ लिए थोड़े। देखो, आज के समय में सिचुएशन ऐसी है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है, विभिन्न देशों के ऊपर में प्रेशर है कि आप एमिशंस को कम करो। तो इंडिया फॉसिल फ्यूल से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एकदम से नहीं जा सकता क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। अभी हमें बिजली की आवश्यकता है, अभी इंडिया के पास ज़्यादा अल्टरनेटिव नहीं है। इंडिया अल्टरनेटिव खोज रहा है और उसी दिशा में एक प्रयास है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। फॉसिल फ्यूल से एमिशन ज़्यादा होता है, तो उसका अल्टरनेटिव है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसपे इंडिया काम करना स्टार्ट करेगा। पोटेंशियल रोल क्या हो सकता है? ये देखो, एक ना मिडिल ग्राउंड सॉल्यूशन है। न्यूक्लियर पावर के बेनिफिट्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर से रिस्क भी है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो एक बीच का सॉल्यूशन है कि न्यूक्लियर पावर तो यूज़ करो, लेकिन बड़े रिएक्टर मत बनाओ, आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाओ। सरकार कहती है इन छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ना काफ़ी फायदे हैं। काफ़ी फायदे जैसे सेफ्टी है, कोर साइज छोटा होगा इसलिए रिस्क काफ़ी कम है। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स मान लीजिए, इनिशियल कॉस्ट इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की काफ़ी कम है। रिमोट एरियाज में इन्हें आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से फैक्ट्री में पार्ट्स बना के ले गए और वहाँ पे जाके असेंबल कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत कम है। जैसे एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करना है ना, तो उसे बनाने में ना 7 से 10 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा सिर्फ 3 से 5 साल के बीच में। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से कार्बन एमिशन काफ़ी कम होगा, तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है सब फायदे ही फायदे हैं, चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस सबसे पहले, ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ना, बार बार इन्हें रीफ्यूलिंग की आवश्यकता होती है, तो न्यूक्लियर मटेरियल को ना बार बार हैंडल करना पड़ेगा, रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। और ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ना, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम प्रोड्यूस करेंगे। प्लूटोनियम आपको पता है वेपन्स में यूज होता है, तो यहां से भी रिस्क है। फिर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक वायबिलिटी कम। देखो, कोई चीज़ आप बड़े स्केल पे करते हो ना, तो इकोनॉमी ऑफ द स्केल का फ़ायदा होता है, लेकिन सेम चीज़ आप कर रहे हो छोटे स्केल पे कर रहे हो, बल्कि बिजली महंगी प्रोड्यूस होगी। फिर देखो, अभी जो फ्रेमवर्क है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए तो हमारे देश में है,
बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कैसे मैनेज करना है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए ना अलग से फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा। और वैसे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का डिज़ाइन जो है ना अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज पे है, अभी भी सिर्फ शुरुआत के नमूने आए हैं। तो और ज़्यादा चैलेंजेस का पता लगेगा जब देखो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर काम करना स्टार्ट करेंगे। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, बहुत सारे देश जैसे देखो यूएस, रशिया, चाइना, ये ना काफ़ी तेज़ी से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और कुछ ऑपरेशनल एग्जांपल्स भी हैं। मतलब रशिया में ना एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ऐसा पावर प्लांट जो तैर रहा है, वो छोटा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन रशिया भी थोड़ा और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से संबंधित। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो आप दे सकते हो। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला, तिलक जी और गांधी जी के डिफरेंसेस, विचारों में जो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज हैं उससे संबंधित है। दूसरा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।